हेलो फ्रेंड्स, मेक फिजिक्स इंटरेस्टिंग में प्रदीप सर का नमस्कार। चलिए आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का एम्पियर्स लॉ और उस एम्पियर्स लॉ के ऊपर जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उस एम्पियर्स लॉ को किस तरह से यूज़ किया जाता है और क्या क्या समस्याएं सॉल्व किए जाते हैं। उसमें से एक समस्या ऐसी थी कि अगर बंच ऑफ कंडक्टर्स है तो बंच ऑफ कंडक्टर के थ्रू कुछ कंडक्टर के थ्रू करंट नीचे की तरफ जाता है, कुछ कंडक्टर के थ्रू करंट ऊपर की तरफ जाता होगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में करंट जा रहा है एक बंच के थ्रू, तब उसका रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी बाहर जो भी मिल जाएगा उसको हम किस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो ये उसका आंसर पाने के लिए हमें सिंगल वायर का बायोट सावर्ट्स लॉ का फार्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां बंच है। तो इंडिविजुअल इंडक्शन निकाल के इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड निकालकर उसको एडिशन करना क्या इंटीग्रेशन करना ये दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमने इंस्टेड ऑफ यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ वी हैव टू यूज द एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ को हम कब यूज करते हैं? जब सवाल इस बात का होता है कि बंच ऑफ कंडक्टर के थ्रू अगर करंट जा रहा है और उन्होंने बनाया हुआ फील्ड अगर स्टडी करना है, मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना है, तो हमें किस तरह से उसका फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों हमें लाइन इंटीग्रल नाम का कंसेप्ट किया करते हैं। तो एक क्लोज लूप लेते हैं उस बंच ऑफ कंडक्टर के सराउंडिंग में, जिस तरह हमने गॉस थ्योरम यूज किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। वहां हमने सरफेस इंटीग्रेशन लिया था, एक क्लोज एरिया लिया था, उसके अकॉर्डिंग उसका सरफेस इंटीग्रेशन लिया था। उसी प्रकार यहां हम एम्पियर्स लॉ को यूज कर रहे हैं। इसीलिए एम्पियर्स लॉ को हम ऐसे भी कहते हैं, एम्पियर्स लॉ इज सिमिलर टू द गॉसेस थ्योरम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिक्स इज इक्विवेलेंट विद द गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस प्रकार हमने क्लोज एरिया चुना था और उसका सरफेस इंटीग्रेशन लेकर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए गॉस थ्योरम यूज किया था, उसी प्रकार यहाँ पे हम एम्पियर्स लॉ को यूज करेंगे। और यहाँ एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए यहाँ एक क्लोज लूप लेना है और उस लूप के लेंथ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, और उसका लाइन इंटीग्रेशन लेकर हम एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को निकालना चाहते हैं। उसका एक एप्लीकेशन हमने लास्ट डे को एक्सप्लेन किया, यूज किया है। उसमें सोलेनॉइड ने बनाए हुए फील्ड के बारे में जानकारी दी थी। तो इन शॉर्ट मैं बताता हूं, सोलेनॉइड किसे कहते हैं? एक लॉन्ग पाइप है और इस लॉन्ग पाइप के ऊपर यूनिफॉर्म वायर वूंड किया है। ऐसे लॉन्ग कॉइल को हम सोलेनॉइड कहते हैं और उसकी लंबाई याद रखिए बच्चों, लंबाई ज्यादा रहना चाहिए चौड़ाई से, 3 गुना तो कम से कम ज्यादा चाहिए, तब ही वह सोलेनॉइड बन सकेगा, नहीं तो वह सोलेनॉइड नहीं बन पाता है। क्यों? सोलेनॉइड किसको कहते हैं? उसके बाहर फील्ड नेग्लिजिबल टू 0 चाहिए और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड बनना चाहिए इनसाइड दैट सोलेनॉइड एक्सेप्ट द टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हाफ, तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दुगना, मतलब इन बिटवीन इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट एन आई, वेयर n is number of turns in that solenoid and I is current through each turn through that solenoid। उस solenoid के अंदर जितने भी टर्न है उसके ईच टर्न के थ्रू भागता हुआ करंट I है और नंबर ऑफ टर्न्स n
है और अगर n टर्न से I करंट दौड़ रहा है तब उनकी वजह से इनसाइड द सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका फार्मूला हमने एम्पियर्स लॉ को याद करते हुए निकाला है, V इक्वल टू म्यू नॉट n टाइम्स I। अब एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका आधा रहता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का स्टडी हो गया। बाहर जो फील्ड होता है ना, तो वह बाहर अगर वहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन में अगर नेग्लिजिबल ऐसा दिया होगा तो वह मस्ट मच करेक्ट ऑप्शन है। अगर वहाँ नेग्लिजिबल भी एक ऑप्शन है, जीरो भी एक ऑप्शन है, तो आंसर आपका नेग्लिजिबल सही होगा। अगर वहाँ नेग्लिजिबल ऑप्शन नहीं है, जीरो ऑप्शन है, तो जीरो ही ऑप्शन सही कर लेंगे। तो इसी प्रकार नेग्लिजिबल क्यों होता है बच्चों, सोलेनॉइड की लंबाई ज्यादा होने से यहाँ से निकला हुआ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक आने तक वो वीक हो जाता है, इसीलिए यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। तो चलिए बच्चों, जिस प्रकार हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड की स्टडी की है ना, उसी प्रकार अब एंडलेस सोलेनॉइड का भी स्टडी करना है। इस सोलेनॉइड को दो एंड होते हैं और वह सिर्फ स्ट्रेट सोलेनॉइड बनता है, मगर हम अब क्या करना चाहते हैं, ऐसे लंबे सोलेनॉइड को एंडलेस बनाना चाहते हैं। तो एंडलेस बनाना बोले तो उनके दोनों एंड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, उससे रिंग बन जाती है। तो ऐसा सर्कुलर पाइप एक दूसरे को कनेक्ट करने के बाद एंडलेस बन जाता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों टॉरॉइड। तो टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि टॉरॉइड के बाहर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं आ सकते हैं। तो एंडलेस टॉरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, 100% जीरो है, और इनसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, एक्सियल है। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उस टॉरॉइड के अंदर। अब वो कैसे एक्सप्रेशन कैसे निकाल पाओगे हम, तो एम्पियर्स लॉ को तो याद करना है। तो एम्पियर्स लॉ अगर याद करना है तो सुनिए, एम्पियर्स लॉ को अगर यूज करना है तो हमें क्लोज्ड लूप लेना होगा और उस क्लोज्ड लूप के लेंथ के अलाउंग हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। ठीक है बच्चों, तो जिस प्रकार हमने एम्पियर्स गॉस थ्योरम ने क्लोज्ड एरिया ले लो, उसका छोटा टुकड़ा ds मान लो और उन्होंने एनक्लोज किए हुए चार्ज को समझ लो और एम्पियर्स गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकालो। जिस प्रकार वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है गॉस को अप्लाई करते हुए, उसी तरह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हुए। तो एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने से पहले फिर तीन याद रखना है, तीन पॉइंट याद रखना है। वो बोलेगा आपने क्लोज्ड लूप लिया क्या, उसका छोटा टुकड़ा dl मान लिया क्या। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा इस क्लोज्ड लूप के अंदर जो नेट करंट भाग रहा है ना, उस नेट करंट की वैल्यू आपको पता है क्या। जिस प्रकार गॉस ने 3 क्वेश्चन किए थे आपको यूज करने से पहले, आपने क्लोज्ड एरिया लिया क्या, तो यस, तो उसका छोटा टुकड़ा ds मान लिया क्या, यस, तो उन्होंने एनक्लोज किए हुए चार्ज आपको पता है क्या, यस, देन यूज इट। तो उसी तरह यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेगा एम्पियर्स लॉ को अगर अप्लाई करना है तो आपने क्लोज्ड लूप लिया क्या, यस, उसका छोटा टुकड़ा एलिमेंट dl माना क्या, यस। तो और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उस क्लोज्ड लूप ने एनक्लोज किए हुए लूप ने कि उसको क्रॉस करके जाने वाला नेट करंट आपको याद है क्या। अगर ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सही यस आ गया तो यूज द एम्पियर्स लॉ। ठीक है बच्चों, आइए अब हम क्या करते हैं, टॉरॉइड का कंस्ट्रक्शन आपको बड़ा बताते हैं। टॉरॉइड एक सर्कुलर पाइप होता है, हॉलो पाइप होता है। उस हॉलो पाइप के ऊपर वायर वूंड किया जाता है। जिस तरह सोलेनॉइड के ऊपर वायर वूंड किया गया ना, उसी तरह यहाँ पे टॉरॉइड के ऊपर वायर वूंड किया जाता है। ऐसा लंबा सा सोलेनॉइड ऐसा एक दूसरे के एंड, दोनों एंड ऐसे चिपका दिए ना, तो ऐसा रिंग जैसा शेप बनता है, वही है टॉरॉइड बोलते हैं उसको। एंडलेस सोलेनॉइड को हम टॉरॉइड बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, ये टॉरॉइड का रफ डायग्राम बता रहा हूं मैं। यहाँ
अगर करंट इस ब्रांच से, इस वायर, इस टर्मिनल से अंदर जा रहा है, ऐसा ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा करंट जाएगा, और यह है उस टॉरॉइड का सेंटर, यह है इनर रेडियस और यह है बाहर की रेडियस, और यह है उसका मीन रेडियस। तो मीन रेडियस हम निकालते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 से, उसको मीन रेडियस कहा करते हैं। तो मीन रेडियस ऑफ द टॉरॉइड कैसे निकाला जाता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक है बच्चों, ये उसका सेंटर है। यह है कंस्ट्रक्टिव डायग्राम ऑफ टॉरॉइड। तो एंडलेस है, सॉलिनॉइड का ही जैसे है, हॉलो है और उसके ऊपर वूंड किया हुआ कॉइल है, उसके थ्रू करंट जा रहा है I। अब बताइए बच्चों, अगर मीन रेडियस R रहा तो अब इसके ऊपर कितने टर्न है। देखो बच्चों, सॉलिनॉइड का फार्मूला जब बनाया था हमने, तो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था N इंटू I बोला था। यहाँ N जो है ना बच्चों, ये N not only the total number of turns, sorry, it is not the total number of turns, it is the number of turns per unit length of the solenoid। solenoid के यूनिट लेंथ के ऊपर बैठे हुए और अरेंज किए हुए नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। इसको अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न में लिखना चाहते हो तो उसको ऐसा लिखा जाता है। तो कैपिटल N को हम मानते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो उसी तरह यहाँ लेंथ है सोलेनॉइड की, यहाँ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो N अपॉन L बोले तो यूनिट टर्न लेंथ के ऊपर रहे नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे। तो आप बताओ बच्चों, मैं ऐसा सपोज करता हूं, कंसिडर अ सोलेनॉइड टॉरॉइड ऑफ रेडियस मीन रेडियस R कंसिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस टॉरॉइड के ऊपर, N नंबर ऑफ टर्न्स है। ईच ऑफ कैरिंग करंट I, तो ईच टर्न से करंट जा रहा है I, सेम करंट ईच टर्न से जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब हमें क्लोज्ड लूप लेना है, उसका छोटा टुकड़ा dl मानना है। तो ऐसा लूप लेना चाहिए, उस लूप ने करंट कैरिंग कंडक्टर को क्लोज करना चाहिए, एनक्लोज करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम सर्कुलर लूप ले रहे हैं। यह सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस r ही है। तो ये इस सर्कुलर लूप ने पूरे के पूरे टर्न को एनक्लोज करके लिया। एक आपका आसान काम हुआ। तो ऐसा लूप हम सोलेनॉइड में नहीं ले सकते थे, तो यहाँ हम ले सकते हैं। सर्कुलर लूप ले लिया, उसका रेडियस मीन रेडियस हो गई, ये रेडियस है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उसका सिंबल r बता दिया। तो r रेडियस का सर्कुलर क्लोज लूप मान लिया और उसका एक छोटा सा टुकड़ा dl भी मान लिया। अब इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, अलोंग द एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और लेंथ dl भी उसी दिशा में है। तो एलिमेंट को डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, उसके थ्रू जाने वाले करंट को डायरेक्शन होती है। मगर हम करंट को वेक्टर नहीं बोल सकते, करंट तो स्केलर है। तो एलिमेंट को हम वेक्टर बोल रहे हैं, तो एलिमेंट को वेक्टर बोलेंगे, उस एलिमेंट की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताएगा और डायरेक्शन उसकी करंट बताएगा। तो जिस दिशा में करंट जाएगा वही रहेगा, सॉरी जिस दिशा में हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं वह उसका एलिमेंट वेक्टर को कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अगर dl बार इधर ही लिया आपने और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, है ना। तो चलिए, अब हम याद करना चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लाइन इंटीग्रल ऑफ b dl इक्वल टू, अब b बार उधर ही है, dl बार उधर ही है, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 डॉट प्रोडक्ट है ना बच्चों। तो अब यहाँ लाइन इंटीग्रल ऑफ b dl cos ऑफ थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा आता है। तो अब यहाँ मैंने अभी बोला थीटा 0 है ना,
cos 0 1 होता है। तो आगे बढ़ो, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B है, तो B बाहर आ सकता है, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dl बच गया। तो dl 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 का इंटीग्रेशन बोले तो लेंथ ऑफ द सर्कम्फरेंस, तो सर्कम्फरेंस का लेंथ होता है 2 पाई r। तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द दैट लूप 2 पाई r। तो लिख दो बच्चों, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl वैल्यू आ रही है b इंटू 2 पाई r। यहाँ अभी तक हमने एम्पियर्स को याद नहीं किया, अभी तक हमने एम्पियर्स को बुलाया नहीं। अब जरूरत पड़ी है एम्पियर्स को बोलने की, बुलाने की। अब चलिए आवाज देते हैं, एम्पियर से आ जाओ। तो एम्पियर अंदर से पूछ रहे हैं आपने क्लोज्ड लूप लिया क्या? तो आंसर है यस एम्पियर जी, हमने लूप लिया। कैसा लिया? सर्कुलर लूप लिया, आर रेडियस का लिया है। उसका छोटा टुकड़ा dl माना क्या? यस एम्पियर जी मान लिया हमने छोटा टुकड़ा dl। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा उस क्लोज्ड लूप ने एनक्लोज किए हुए करंट आपको पता है क्या? तो उसका आंसर अभी भी ना है, तो उसको हाँ करने के लिए प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, इस सर्कुलर लूप ने कितने टर्न को एनक्लोज किया है? तो देखो ना, ये टर्न अंदर से है क्या नहीं, उसके अंदर है क्या नहीं? इस टर्न को भी एनक्लोज किया है, इस टर्न को भी एनक्लोज किया है। ये सर्कुलर रिंग ने, इस सर्कुलर लूप ने पूरे के पूरे टर्न को बांध के रखा है, क्लोज्ड किया है। तो हम कहना चाहते हैं कि ईच टर्न से करंट अगर आ जा रहा है, पूरे के पूरे टर्न अगर उन्होंने एनक्लोज किया हो, तो टोटल क्रॉसिंग करंट कितना होगा? सभी के सभी करंट की दिशा सेम है, इसीलिए सभी के सभी करंट को हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, टोटल करंट क्रॉसिंग दैट लूप को क्रॉस करने वाला करंट कितना रहेगा? तो जितने भी टर्न उन्होंने एनक्लोज किया है उस सब के थ्रू करंट आए अगर जा रहा है, ईच एंड एवरी टर्न के थ्रू अगर करंट आ जा रहा है, तो टोटल क्रॉसिंग नेट करंट विच क्रॉसिंग दैट लूप की वैल्यू आएगी n टाइम्स i। तो ये हम i नेट की वैल्यू हम इतना ले सकते हैं। ईच टर्न के थ्रू i करंट जा रहा है, तो n नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न को उन्होंने एनक्लोज किया है, पूरे के पूरे टर्न को उस लूप ने एनक्लोज किया है। तो उस लूप को क्रॉस करता हुआ करंट, नेट वैल्यू ऑफ द करंट बोले तो n टाइम्स i ही आएगी। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर अगर यस में हो गए, तो अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स बोल दो। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। यह है एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट। अब आइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो। तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट इंटू आई नेट की वैल्यू है n इंटू आई। तो आइए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n अपॉन 2 पाई r इंटू आई। जानबूझ के उसको ऐसा लिखा बच्चों, यहाँ मेरा कुछ पर्पस है, हेतु है, स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है बताता हूं बच्चों। ये 2 पाई r ये सरकमफरेंस है और n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इससे हमें क्या पता होता है? तो आइए बच्चों, 2 पाई r लेंथ के ऊपर, 2 पाई r लेंथ के ऊपर कितने टर्न अरेंज किए हैं? 2 पाई r लेंथ के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स अरेंज किए हैं। तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितने? तो आएगा
n अपॉन 2 पाई r। तो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जिस प्रकार यहाँ n अपॉन l को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोला था, उसी प्रकार यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं। तो आइए इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट n I। तो मिल गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड के अंदर का हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कुलर लूप के ऊपर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही रहेगा। इट नेवर डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इनसाइड दैट टॉरॉइड। तो हर जगह पे इन बिटवीन दैट पाइप, उस पाइप के अंदर पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, कहाँ कहीं पे भी हो अंदर रहना चाहिए वो। तो अंदर इररिस्पेक्टिव, यहाँ उसके पोजीशन के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। तो इसीलिए बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड यूनिफॉर्म होता है और अलोंग द एक्सिस ऑफ द टॉरॉइड होता है। ये उसका सिलिंड्रिकल एक्सिस है ना बच्चों, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इसकी सोलेनॉइड का फॉर्मूला और टॉरॉइड का फॉर्मूला सेम है, मगर यहाँ फर्क इतना है, यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ही लेंथ है, मगर यहाँ n अपॉन l बोलते हैं, यहाँ n अपॉन 2 पाई r बोला जाता है। और टॉरॉइड में और सोलेनॉइड में दूसरा फर्क यह है, इसमें एंड नहीं है, उसमें एंड है। उसके बाहर फील्ड नेग्लिजिबल है, इसके बाहर फील्ड 0 है। इवन दो इस स्पेस में भी फील्ड नहीं बनेगा, इसके बाहर भी फील्ड नहीं रहेगा, फील्ड रहेगा सिर्फ उसके अंदर रहेगा। तो इसी प्रकार सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड हमने जान चुके हैं। अभी अभी हमने टॉरॉइड के अंदर बना हुआ फील्ड बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला ये बोल सकते हैं। तो ये आर कौन है, मीन रेडियस है उसकी, ठीक है बच्चों। और यहाँ n नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न से ये n अलग है, ये n अलग है। ऐसे टॉरॉइड की क्या जरूरत होती है बच्चों, अगर हमें किसी मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन स्टडी करना है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन स्टडी करना है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन स्टडी करना है। तो इन ऑर्डर टू स्टडी द मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वी यूज द टॉरॉइड्स। तो उस सब्सटेंस को हम इस पाइप के अंदर डालते हैं और इस पाइप को पूरे के पूरे पाइप को अंदर से हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से भरकर उसका मैग्नेटाइजेशन स्टडी किया करते हैं। तो इसकी क्या जरूरत है ये भी पता रहना चाहिए। सिर्फ सिलेबस में है इसीलिए हम पढ़ते हैं, ये जरूरत नहीं है। क्या यूजेस है उसकी जरूरत है। सोलेनॉइड को हम एंटीनास बनाने के लिए यूज करते हैं और इसको हम मैग्नेटाइजेशन स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो रेडियो रिसीवर में हमें सोलेनॉइड की जरूरत होती है। यहाँ हम टॉरॉइड को यूज करते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मटेरियल का स्टडी करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का स्टडी करते हैं, हाउ टू गेट दैट सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड एंड हाउ दे अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका हिस्टेरेसिस लूप कैसे स्टडी किया जाता है, किस तरह वह मैग्नेटाइज होते हैं, तो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है, तो उसका डिटेल स्टडी करना, तो हमें टॉरॉइड में उसको रखना पड़ता है। तो उसके अंदर ऐसे अरेंजमेंट की जाती है, उसके अंदर वो मटेरियल डाला करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट जैसे सब्सटेंस को हम इस मटेरियल, इस पाइप के अंदर डालते हैं टॉरॉइड के अंदर, और करंट स्टार्ट करे बराबर उसके अंदर क्या बनाते हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट करते हैं। तो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना है पूरी तरह से विदाउट लॉस। तो हम ये ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट बार मैग्नेट को यूज कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ना, तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाना है उतना हम उसको लगा सकते हैं। क्यों, जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं उसको निकालने के लिए यह फार्मूला है ना हमारे पास। हम कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं उसको नापने के लिए ये फार्मूला है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनडायरेक्टली हम मेजर कर रहे हैं क्या नहीं, और
वह बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह उसको मैग्नेटाइज कर रहा है, तो उसको भी मेजर करने के लिए हम इस टॉरॉइड को यूज करते हैं बच्चों। तो इसी तरह हम इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको 11th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और गैल्वेनोमीटर के एप्लीकेशन और एम्पियर्स लॉ कब कहाँ यूज किया जाता है, ये पूरा स्टडी कर दिया बच्चों। इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के थ्योरेटिकल नॉलेज का ये सिलेबस पूरा हो गया। अब सॉलिनॉइड के ऊपर के प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं, टॉरॉइड के ऊपर कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, क्या है उसके पूछने के जैसा, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न, करंट और मीडियम का परमेबिलिटी दिया जाता है। तो कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, करंट पूछा जाता है, कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो हमें कितने नंबर ऑफ टर्न वहां अरेंज करना होता है, कितना करंट उसके थ्रू सेंड करना होता है। तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटाइज करना है तो हमें इतना मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर बनाना है तो कितना करंट उसके थ्रू सेंड करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस उसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बचा हुआ एक पार्ट यहाँ हमने पूरा किया और इस टॉपिक को हमने यहाँ समाप्त करने में कामयाब हो गए बच्चों। तो इस टॉपिक में हमने बहुत सारा स्टडी किया है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ को लेकर हमने यहाँ इस टॉरॉइड तक हमने स्टडी किया। तो आपके इस 2 साल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया जाता है, जिसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उतना ही यह स्टडी है। तो यहाँ हम रुकेंगे और कल के लेक्चर में हम उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स लेकर खड़े रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।